नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में IOC 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी। तो IOC 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल करेगी। ऑप्शन सी सही है। अब IOC को समझ लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये थॉमस बॉक हैं। और जो पहला ओलंपिक गेम्स का आयोजन है ये 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था, और एथेंस ग्रीस की राजधानी है। दूसरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन 1900 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। जो पेरिस में हुआ था ओलंपिक गेम्स, इसमें पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया। जो क्रिकेट था इसमें दो टीमों ने भाग लिया था, एक इंग्लैंड की टीम और दूसरा फ्रांस की टीम, जिसमें इंग्लैंड की टीम विजेता थी। और जो ये क्रिकेट का फॉर्मेट था 80-20 फॉर्मेट में खेला गया था। इसके बाद जो 34वां ओलंपिक गेम्स 2028 लॉस एंजिल्स में होगा, इसमें दूसरी बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। यानी कि दूसरी बार क्रिकेट को 34वां ओलंपिक गेम्स 2028 के लॉस एंजिल्स में जो खेला जाएगा उसमें शामिल किया जाएगा। कितने वर्षों बाद? 128 वर्षों बाद। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भाला फेंक के जो खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इनको लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब जो नीरज चोपड़ा हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जो नीरज चोपड़ा हैं ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। और जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने 88.88 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। और जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज, जिसमें से जो एक गोल्ड है उसको नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये इन्होंने 7 अगस्त को जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय भाला दिवस मनाए जाने के रूप में घोषणा की गई है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं, और जो मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रणबीर कपूर हैं। मिंत्रा जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है ये है, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर हैं। और प्यूमा इंडिया जो शूज़ और सॉक्स बनाती है, इसके हरमनप्रीत कौर हैं। जो हरमनप्रीत कौर हैं ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। पेप्सिको इंडिया ये रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो पेप्सिको इंडिया है ये पेय पदार्थ बनाती है जैसे पेप्सी। और जो हर्बल लाइफ इंडिया है इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो स्मृति मंधाना है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है। तो इरकॉन और राइट्स इन दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब तक भारत में 14 नवरत्न कंपनी थी। इसके बाद में इरकॉन और राइट्स इन दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और ये दोनों कंपनियां रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो इरकॉन कंपनी है ये 15वें नंबर की नवरत्न कंपनी हो गई, और जो राइट्स कंपनी है ये 16वें नंबर की नवरत्न कंपनी हो गई।
इरकॉन कंपनी की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो राइट्स कंपनी है, राइट्स कंपनी की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। जो 13वीं नवरत्न कंपनी है, तो 13वीं नवरत्न कंपनी ONGC विदेश है, 14वीं नवरत्न कंपनी RCF है और 15वीं नवरत्न कंपनी इरकॉन है और 16वीं राइट्स है। और अब वर्तमान में जो नवरत्न कंपनी है ये 16 नवरत्न कंपनी हो गई। महारत्न कंपनी के बारे में जान लेते हैं। भारत में अब तक जो है 13 महारत्न कंपनी है। जो 12वीं महारत्न कंपनी है उसका नाम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है। रिपीट कर लेते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। और जो 13वीं महारत्न कंपनी है वो OIL है, वो OIL। फिर जो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सा है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में भारत की मात्र एक PSU भारतीय कंपनी NTPC सम्मिलित है। जो NTPC है इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में कुल 700 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें से जो NTPC कंपनी है ये 261 नंबर पर है। विश्व की 700 कंपनियों को शामिल किया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में, जिसमें जो NTPC है अपनी देश की भारतीय कंपनी, ये 261 स्थान पर है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। अब जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो इसकी जो स्थापना है ये 1975 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और NTPC जो है ये कोयले से विद्युत का निर्माण करती है, कोयले से विद्युत का निर्माण करती है NTPC कंपनी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक के विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो मोरक्को में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक हुई थी। विश्व बैंक की जो स्थापना है ये 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, जहां अमेरिका की राजधानी है। और इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। इसके जो सदस्य देश हैं 189 सदस्य देश हैं। और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स विश्व बैंक जारी करती है। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 है इसमें 31वें नंबर पर भारत है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38वें स्थान पर है। जो विश्व बैंक विकास समिति की बैठक है ये मोरक्को में हुई थी। इसमें भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया और जो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं इन्होंने भाग लिया और IMF की जो हेड हैं जॉर्जिवा उन्होंने भाग लिया। इन तीन लोगों ने भाग लिया विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक में। जो विश्व बैंक विकास समिति की बैठक है इसका उद्देश्य पृथ्वी पर गरीबी को समाप्त करना है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? तो महिला श्रम भागीदारी जो बल है ये 37% है।
महिला श्रम बल भागीदारी दर 37% है। 2021-22 में, सॉरी इसे इरेज कर लेते हैं, 2021-22 में जो महिला श्रम बल भागीदारी थी ये 32.8% थी। अब 2022-23 है, इसमें जो महिला श्रम भागीदारी दर है ये 37% है। यानी कि जो पिछली दर थी वो 32.8% थी जो 2021-22 में जारी की गई थी, और 2022-23 में बढ़कर 37% हो गई, यानी कि 37% हो गई, अर्थात 4.2% की वृद्धि हुई है। रिपीट कर लेते हैं, महिला श्रम बल भागीदारी दर 2021-22 में 32.8% थी और 2022-23 में 37% है, अर्थात पहले से और अब में प्लस 4.2 की वृद्धि हुई है। अब इसमें देख लेते हैं कि जो ग्रामीण महिला है और शहरी महिला है तो किसका जो श्रम भागीदारी दर है वो अधिक है। तो जो ग्रामीण महिला है इनकी जो श्रम भागीदारी दर है वो 41.5% है, यानी कि 41.5%। और जो शहरी यानी कि जो शहरी महिला की श्रम बल भागीदारी दर है ये 24.5% है। यानी कि जो शहर की महिलाएं होती हैं वो गांव की अपेक्षा कम कार्य करती हैं, ग्रामीण महिलाएं अधिक कार्य करती हैं, और जो महिलाएं शहरी हैं ये उनकी अपेक्षा कम काम करती हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 यानी कि विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत 111वें स्थान पर है। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है इसमें भारत 111 स्थान पर है और जिसमें 125 देशों ने भाग लिया है। 2022 में भारत 107वें स्थान पर था और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके 4 आधार हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 आधार हैं, जैसे अल्पपोषण, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टेटिंग और बाल मृत्यु दर। ये 4 आधार हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। और इस इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो 102वें स्थान पर है। मतलब जो हमारी स्थिति है ये काफ़ी गंभीर स्थिति है। अब जो और मुख्य इंडेक्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40वें स्थान पर भारत था और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है और एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत 4थे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत 4थे स्थान पर है। जो एशिया पावर इंडेक्स है और जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये जो सेना होती है ये कौन सी सेना यानी किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन है। और अपना देश भारत की जो सेना है, भारतीय सेना, ये विश्व में 4थे स्थान पर है। इसीलिए एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत 4थे स्थान पर है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत 4थे स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में, जिसकी हम बात कर चुके हैं, 107वें स्थान पर है और विश्व खुशहाली सूचकांक में 126 स्थान पर है भारत। विश्व शांति सूचकांक में 126 स्थान पर है, यानी विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक इन दोनों में भारत 126वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है और मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत 132वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI इंडेक्स। तो HDI इंडेक्स के जो हैं 3 आधार हैं, एक साक्षरता,
और जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। रिपीट कर लेते हैं, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ये मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180वें स्थान पर है, यानी कि इसमें 180 देश शामिल थे, जिसमें 180 स्थान पर अपना देश भारत है, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हम सबसे नीचे पायदान पर हैं। और विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में 7वें स्थान पर है भारत। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर जो राजस्थान में स्थित है, ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। जो उदयपुर है, उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। अब राजस्थान आया है तो राजस्थान के बारे में समझ लेते हैं। राजस्थान के जो सीएम हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल जो हैं, ये जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। जो राजस्थान की राजधानी है ये जयपुर है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। विधानसभा की 200 सीट है। जो विधानसभा की है वो 200 सीट है। हाल ही में राजस्थान में इन 200 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो 25 नवंबर से चुनाव की शुरुआत होगी राजस्थान में। जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, तो राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है और जो इसका खंडपीठ है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का पक्षी विहार और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थित है। रिपीट कर लेते हैं, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है और सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन होता है और जो अजमेर है ये लूनी नदी के किनारे है। जो राजस्थान है, तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है। अब इसको राजस्थान आया है तो राजस्थान को हम सब मानचित्र में देखेंगे। ये राजस्थान का मानचित्र है। ये राजस्थान के उत्तर में यहाँ पर पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य स्थित है। फिर राजस्थान के पूर्व में यहाँ उत्तर प्रदेश है और पूर्व दक्षिण में मध्य प्रदेश है। जो पश्चिम है, तो राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान है और दक्षिण में गुजरात है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसे रेड क्लिफ कहते हैं। देखो यहाँ रावी नदी और सतलुज नदी के संगम से ये इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जो जैसलमेर तक आती है। और ये थार का मरुस्थल है। जो थार का मरुस्थल है ये 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान, इन 2 देशों में फैला हुआ है। जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। और यहाँ पर राजस्थान का बांगर क्षेत्र है और ये अरावली पर्वत श्रेणी है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और ये एक अपशिष्ट पर्वत है। और यहाँ पर जयपुर है जहाँ राजधानी है राजस्थान की। अब ये जो मैप है थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, तो हम जब अगली क्लास करेंगे, जब अगली बार राजस्थान का मानचित्र लेंगे तो पूरी तरीके से उसमें समझेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च करेगी? तो तमिलनाडु राज्य नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च करेगी। अब ये दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत में 3 पहाड़ियाँ हैं। ये नीलगिरी पहाड़ी है और इसके बाद में ये अन्नामलाई पहाड़ी है और ये कार्डमम पहाड़ी है। ये उत्तर से दक्षिण की हम लोग बात करेंगे तो सबसे उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी, फिर
अन्नामलाई पहाड़ी और सबसे दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। जो नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों आकर मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पर, और यहाँ टोडा नामक जनजाति रहती है। और जो टोडा नामक जनजाति है ये बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो टोडा जनजाति हैं इसमें जो महिलाएं हैं यानी कि फीमेल पर्सन हैं ये एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और नीलगिरी जो पहाड़ी है इस पर 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है ये दोदा बेटा है। अब आते हैं अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। जो अनाईमुड़ी है ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी और केरला की सबसे ऊंची चोटी। इन सब का प्रश्न एक है, कौन? अन्नामलाई अनाईमुड़ी। रिपीट कर लेते हैं, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी या केरल की सबसे ऊंची चोटी। इन सभी का उत्तर एक है, अनाईमुड़ी। अब ये जो है कार्डमम पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। जो अन्नामलाई पहाड़ी है और नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में यहाँ पालघाट दर्रा स्थित है। जो पालघाट दर्रा है ये जो पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ता है। पलक्कड़ केरला में है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो पालघाट दर्रा पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ता है। और ये सिनकोट दर्रा है। जो सिनकोट दर्रा है ये जो अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में है। और सिनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। मदुरई तमिलनाडु में है और तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में है। जो केरल राज्य है तो केरल की जो भाषा है ये मलयालम है। और नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ी ये तीनों पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा पर स्थित है। जो तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में, अब आगे चलते हैं अगले बिंदु पर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है और यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। राज्यपाल तमिलनाडु के रविंद्र नारायण रवि हैं। और तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है, राज्यसभा की 18 सीट है और जो विधानसभा की सीट है वो 234 सीट है। उच्च न्यायालय चेन्नई में स्थित है। और थाई पूसम त्यौहार, पोंगल त्यौहार, जल्लीकट्टू त्यौहार, रिपीट कर लेते हैं, थाई पूसम, पोंगल, जल्लीकट्टू ये तीनों फेस्टिवल या त्यौहार तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में मदुरई शहर है जो वैगई नदी के किनारे है और जिसे मंदिरों का शहर कहते हैं। और यही मदुरई शहर में मीनाक्षी मंदिर है। और जो मीनाक्षी मंदिर है ये जो पिरामिड नुमा है अर्थात द्रविड़ शैली में स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये तमिलनाडु का मैप है लेकिन ब्लर है, तो हम लोग इसको जब दोबारा लेंगे तब इसके बारे में विधिवत रूप से जानकारी करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 मनाया गया है। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो आपदा है उसके प्रभाव को कम करना है। 2023 की थीम है लचीले भविष्य के लिए असमानता को दूर करना, यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 की जो थीम है वो लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना है। अब अन्य बिंदु पर चलते हैं। प्रमुख दिवस जो हैं, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को ही इंजीनियर डे मनाया जाता है विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है।
22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।